Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter executive, and under this chapter we have discussed in the previous class about the powers and position of the prime minister, and we have seen that the prime minister is very powerful. He is the central figure of council of minister. He is the leader of the Lok Sabha. He is the leader of the country also. But what we have observed that under a coalition government the influence of the prime minister has decreased, क्योंकि the prime minister has to take into consideration so many views, and pressure is also there upon the prime minister from various constituent part of the coalition government. And in this regard we have also seen कि in a coalition government the prime minister starts working as a negotiator. वो एक negotiator की तरह काम करना पड़ता है उसको. तो we have discussed all these things, and we have also seen कि at the state level the same type of executive is there कि सबसे ऊपर गवर्नर होता है जहाँ पर प्रेसिडेंट है, एंड देन चीफ मिनिस्टर होते हैं विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और इनका अपॉइंटमेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट सिलेक्शन एवरीथिंग इज सेम एज वी हैव सीन इन द केस ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव. बट यहाँ पर हमने कल आई टोल्ड यू दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन द रोल प्लेड बाय द गवर्नर एंड द रोल प्लेड बाय द president. The first most important difference what we find between the governor and the president, so we are comparing between governor and president. Okay, first of all we see कि president is appointed, president is elected indirectly. President is indirectly elected by the elected members of parliament and the elected members of legislative assembly. And the governor is appointed. He is appointed by the president on the aid and advice of the council of ministers. So this is the first difference. President is elected and governor is appointed. Apart from this, what we see कि when a person becomes a president, his political affiliation ends at that point only. After becoming president, he becomes apolitical. He has become politically neutral. And what we find कि mostly गवर्नर्स जिनको गवर्नर अपॉइंट किया जाता है वो रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं या सिविल सर्वेंट्स होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं, एंड द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड देयरफॉर व्हाट दे डू, दे एक्ट on behalf of the central government. They act, their actions are seen as interference in the functioning of the state government. ये एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस को वी कैन से कि उसमें इंटरफेरेंस हो जाता है गवर्नर का, क्योंकि गवर्नर जो है वो सेंटर ने अपॉइंट किया है और वो स्टेट एग्जीक्यूटिव का हेड होता है. और ये कंडीशन तब और भी खराब हो जाती है जबकि सेंटर और स्टेट दोनों जगह पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का रूल होता है. और तो ऐसे में क्या होता है, कई बार गवर्नर का जो रिलेशन है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव के जैसे चीफ मिनिस्टर के साथ और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है, बिकॉज दे बोथ बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. तो इस तरह से गवर्नर का रोल उस कंडीशन में और भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है. तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि गवर्नर को ये भी पावर है कि जैसे प्रेसिडेंट को हमने देखा कि कोई भी लॉ जो है, कोई भी बिल तभी लॉ बनता है जबकि दोनों हाउस से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास पहुँचता है. तो इन द सिमिलर वे कोई भी लॉ जो है वो राज्य में स्टेट लेवल पे अगर दो हाउस है तो दोनों हाउस से पास होकर के गवर्नर के पास पहुंचेगा, गवर्नर उस पर साइन करेंगे, तभी वो लॉ बनता है ना. बट यहाँ पर
व्हाट वी फाइंड कि गवर्नर के पास एक पावर है कि वो चाहे तो उस बिल को जो कि स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली ने और लेजिस्लेटिव काउंसिल ने दोनों ने या किसी एक ने भी, मतलब जब सिंगल कैमरल यूनिकैमरल है यानी कि जब केवल लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली ने अगर उसको पास किया है या दोनों हाउस ने उसको पास किया है और वो गवर्नर के पास पहुंचा है, तो गवर्नर के पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि वो उसको प्रेसिडेंट के उसके लिए प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए वो रख सकता है। एंड वी नो कि प्रेसिडेंट के इस अप्रूवल का जो बात है वो एक्चुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो यूज करती है यूनियन एग्जीक्यूटिव की। तो इस तरह से ये एक इंटरफेरेंस होता है। देन गवर्नर का एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर गवर्नर जो है वो कुछ ऐसे रिपोर्ट भेज दे सेंटर को कि इस पर्टिकुलर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो फेल हो गई है अंडर आर्टिकल 356, इस तरह का अगर वो रिपोर्ट भेज देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उस केस में वहां पर क्या होता है, स्टेट इमरजेंसी इम्पोज हो जाती है। तो ये कुछ और हमने देखा है, वी हैव एक्सपीरियंस्ड, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है 1950 से लेकर के अभी तक का, वो यही है कि गवर्नर ने कई बार इस पावर को, अपने इस पावर को मिसयूज किया है। कई बार जैसे कि जब उस पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है स्टेट में जो कि सेंटर में अपोजिशन में है, तो उस पार्टी को के गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए इस आर्टिकल 356 का मिसयूज होता है। तो यही हम लोग बात कर रहे थे कि जब प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर्स, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हम यही देखेंगे इनका रोल बिल्कुल ही एपॉलिटिकल होता है। They have nothing to do with the politics. The moment they become the prime president, all the relation with the politics is abolished. लेकिन यहाँ पर ये जो होता है इनका रोल पॉलिटिकल हो जाता है, because they starts working as the agent of the central government. Okay, and then we see the next difference is regarding their role. He plays the role of agent of center. जबकि प्रेसिडेंट कोई ऐसा कोई भी रोल नहीं प्ले करता है। देन वी सी द गवर्नर इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जिसका एग्जांपल हमारा आर्टिकल 356 है। देन कोई भी बिल को वो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए रोक सकता है, तो दीज आर इंटरफेरेंस, बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। So these are the differences. So this is all about governor. Actually earlier you have to study this about the role of the governor under chapter federalism, क्योंकि ये हम देख रहे हैं जैसे आर्टिकल 356 है, that is related with the federal structure of the country, but now you are not supposed to study that chapter, तो इसलिए गवर्नर के रोल को समझना बहुत ही important था. That is why I explained it to you. And now we will move to another topic, and that is permanent executive, जो कि executive का एक form होता है. We have started our discussion regarding this in the previous class also. So now we will do permanent executive. So our next topic, subtopic is permanent executive. Which is also called bureaucracy.
So I discussed in the previous class ki there are two types of executive. One is called permanent executive and another is called political executive. Permanent executive, as the name suggests, it's permanent, it is forever. एक बार जब कोई परमानेंट एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन जाता है तो वो जब तक उसके रिटायरमेंट की एज नहीं आती तब तक वो उस एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, हिस्सा होता है. एंड जब हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो दे आर एग्जीक्यूटिव फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम ओनली, है ना. एंड इसके अलावा वो दे आर इलेक्टेड. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जो होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल. एंड जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं दे आर they are there because of their talent. They have competed the competitive exams, and that is why they are there in the permanent executive. So this is the executive organ of the body, जो कि एक बहुत ही important part है executive organ का, जिसमें कि हम एग्जीक्यूटिव में अभी तक हमने प्राइम मिनिस्टर को देखा, मिनिस्टर्स को देखा. इसके अलावा ये एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको कि हम लोग ब्यूरोक्रेसी कहते हैं. एंड दिस ब्यूरोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. So government is there to take decisions. जो हमारे political executive होते हैं they form the government, and administration is there to implement the decisions. जो भी decisions लिए जाते हैं, ठीक है, उसको implement करना. जो भी suppose कुछ भी policy बनाई गई government की तरफ से, उसका minute पूरी detailing जो होती है वो इनकी ही तरफ से होती है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव की तरफ से. और इसको इसी परमानेंट एग्जीक्यूटिव को, जिसको कि हम ब्यूरोक्रेसी कह रहे हैं, इसी को सिविल सर्विसेज भी नाम दिया गया है. सिविल सर्विसेज अगर हम कह रहे हैं इसका मतलब क्या है कि वी वांट टू डिफरेंशिएट इट विद द मिलिट्री सर्विसेज. ये मिलिट्री सर्विसेज से अलग है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, सिविल सर्विसेज कह रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही ट्रेंड और स्किल्ड ऑफिसर्स होते हैं जो कि परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं गवर्नमेंट के. और उनको क्या काम दिया जाता है, दे आर गिवन द टास्क ऑफ असिस्टिंग द मिनिस्टर्स इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज पॉलिसीज. जैसे पॉलिसी को बनाना, डिसीजन ले लिया हमारी गवर्नमेंट ने, पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, लेकिन उसको एक डिसीजन लेने के बाद उसके अकॉर्डिंगली पॉलिसी को फॉर्मुलेशन होता है जिसमें बहुत सारे माइन्यूट डिटेल्स होते हैं. देन उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करना, ये सारे काम कौन करता है, ये सारे काम हमारी ब्यूरोक्रेसी करती है, जिसको हम सिविल सर्विस कहते हैं, और इसी को हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं. यू मस्ट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. गवर्नमेंट इज टू टेक डिसीजंस, एडमिनिस्ट्रेशन इज टू इम्प्लीमेंट दोज डिसीजंस. जो भी डिसीजन लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना, दिस इज द फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. और जब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हम क्या देखते हैं कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं, दे आर इन चार्ज ऑफ गवर्नमेंट, है ना. गवर्नमेंट किन के पास होती है, गवर्नमेंट जो होती है वो होती है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास. और अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेशन, ये किसके पास होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पास. ओके, तो जो गवर्नमेंट होती है वो इस तरह के लीडर्स से मिलकर बनी होती है जो कि इलेक्टेड होते हैं. हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है. पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि देयर इज अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव. तो जो लेजिस्लेचर होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल रखती है ना. ये लेजिस्लेचर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि इट कंट्रोल्स द
administration. The administrative officers cannot act in violation of the policies adopted by the legislature. Legislature ने जो भी policies adopt किया है वो सारे policies जो हैं वो administrative officers को उसको फॉलो करना होता है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स टू रिटेन पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन. जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके कंट्रोल में होती है? वो मिनिस्टर्स के कंट्रोल में होती है. उनके हेड कौन होते हैं? हर एडमिनिस्ट्रेशन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके हेड जो होते हैं वो पॉलिटिकल हेड होते हैं, वो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो कि जिनको लोग चुनते हैं, है ना. बट उनके अंदर में जो काम करने वाले होते हैं, उनके सबऑर्डिनेशन में जो काम करने वाले होते हैं, दे आर परमानेंट हेड. ओके, सो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या होती है कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है? वो रिस्पॉन्सिबल होती है, अकाउंटेबल होती है. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ परमानेंट ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ हम देख रहे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो होती है वो लेजिस्लेचर के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल होती है. और ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है ब्यूरोक्रेसी से कि वो पॉलिटिकली न्यूट्रल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकली न्यूट्रल? इसका मतलब ये है कि जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं दे शुड नॉट बी एफिलिएटेड टू एनी पार्टी. देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ एफिलिएशन विथ एनी पार्टी. उनका किसी के साथ भी कोई पार्टी के साथ अटैचमेंट नहीं होना चाहिए. जो भी लीडर आ रहे हैं वो आपके सुपीरियर हैं, आपके बॉस हैं, उनके ऑर्डर को आपको फॉलो करना है. 5 years के बाद फिर वो लीडर शायद दोबारा ना आए, दूसरी पार्टी का कोई लीडर आएगा, आपको फिर से ब्लाइंडली उस लीडर को फॉलो करना है. आपका कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से आपका रिलेशन नहीं है कि 5 years अगर कांग्रेस की सरकार थी, अब नेक्स्ट जो गवर्नमेंट बन रही है वो कांग्रेस की नहीं है, तो जो ब्यूरोक्रेसी का जो स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि किस पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है. जो भी पार्टी हो उसका जो भी लीडर है उसको उसे फॉलो करना है. सो दिस मीन्स कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो पॉलिटिकली न्यूट्रल होती है, उसको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होता है ना. और जब एक डेमोक्रेसी होती है तो डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या देखते हैं कि इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि कोई भी पार्टी जो है वो डिफीट हो जाएगी. आज वो रूलिंग पार्टी है, नेक्स्ट इलेक्शन जब होगा तो हो सकता है उसमें क्या हो जाएगा कि वो जो पार्टी है जो रूलिंग थी वो रूलिंग नहीं रह जाएगी और नया गवर्नमेंट फॉर्म होगा. और जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो क्या चाहेगी? कुछ अपने पॉलिसीज में चेंजेस लाएगी. जो पीछे की गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज को अडॉप्ट किया था उस पॉलिसीज में वो चेंजेस लाएगी. तो ऐसे सिचुएशन में जबकि एक नई पार्टी की गवर्नमेंट बन रही है, नए पॉलिसीज आ रहे हैं, नए प्रोग्राम्स बन रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होती है उसका यही ड्यूटी होता है कि वो जो भी उनका लीडर बना है, चाहे वो किसी भी पार्टी को बिलोंग कर रहा हो, वो उसके पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में, उसको इम्प्लीमेंटेशन में उसको पूरी तरह से सहायता दे. ये नहीं कि वो सोचे कि जो पहले वाली गवर्नमेंट थी उसकी जो पॉलिसीज थी वो अच्छी थी, ये पॉलिसीज अच्छी नहीं है, हम इनको कोऑपरेट नहीं करेंगे. नो, दिस राइट इज नॉट गिवन टू द ब्यूरोक्रेसी. ब्यूरोक्रेसी के पास ये राइट नहीं है कि वो डिसाइड करे कि उनको किसी पर्टिकुलर जो भी पॉलिसीज बन रहे हैं उनको सपोर्ट करना है या नहीं करना है. जो भी है दे आर देयर टू सपोर्ट, है ना. दे आर देयर टू हेल्प द मिनिस्टर्स. जो भी पार्टी के मिनिस्टर बनते हैं उनकी जो भी पॉलिसीज होती है, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, उसको उन्हें एक्सेप्ट करना है. ठीक है. एंड अगर हम इंडियन ब्यूरोक्रेसी को देखें तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है. ठीक है. इसमें हम देखते हैं कि हमारे जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर 3 तरह के मेन स्टाफ होते हैं. एक तो सबसे पहले ऑल इंडिया सर्विसेज होती है. ठीक है. ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, देन स्टेट सर्विसेज होती हैं, और उसके बाद एम्प्लॉयज़ ऑफ द लोकल गवर्नमेंट होते हैं, और
इसके अलावा बहुत सारे टेक्निकल और मैनेजरियल स्टाफ होते हैं जो कि पब्लिक सेक्टर के जो अंडरटेकिंग्स हैं उनको वो चलाने वाले होते हैं। तो ये हमारी जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है उसका ये स्ट्रक्चर को प्रेजेंट करता है। And we see that our constitution makers, they were very much aware that the bureaucracy should be non-partisan and it should be professional. There should not be any kind of political aspect of this bureaucracy, and they knew the importance of a professional bureaucracy. अगर ब्यूरोक्रेसी प्रोफेशनल होगी देन ओनली जो हमारा कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो बहुत ही बढ़िया से चल पाएगा। तो इसके लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस किए कि किस तरह से हमारे ब्यूरोक्रेसी को नॉन पार्टीसन और प्रोफेशनल बना के रखना है। और इसलिए सबसे पहली चीज़ जो है वो हम देखेंगे कि सिलेक्शन को लेकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो प्रोविज़न किया, ये इस बात का पूरा उन्होंने ध्यान दिया कि जो ब्यूरोक्रेटिक स्टाफ है उनका सिलेक्शन मेरिट के ही बेसिस पे हो। और इसके लिए किसको क्रिएशन किया गया, इसके लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो थी उसको क्रिएट किया गया, जिसको कि ये काम दिया गया कि वो रिक्रूटमेंट का काम करेगा जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके लिए। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट की जो काम था वो सौंपा गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को। दिस इज व्हाट वी कॉल यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये यूपीएससी जो है इसको ये काम दिया गया है कि वो जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, सिविल सर्वेंट्स के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को वो कंडक्ट करती है। और इसी तरह से जो ये हमारे पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं वो स्टेट लेवल पे भी क्रिएट किए गए। और ये जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं उनको ये काम दिया गया कि वो जो स्टेट सर्विसेज के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको वो रिक्रूट करेंगे। ओके, और अगर हम देखें तो ये जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स का भी जो अपॉइंटमेंट होता है वो एक फिक्स टर्म के लिए होता है, और उनका रिमूवल या सस्पेंशन जो होता है वो काफ़ी ऐसा नहीं कि बहुत इजीली उनको रिमूव या सस्पेंड किया जा सकता है, बल्कि उनके रिमूवल के लिए बहुत ही थॉरो इंक्वायरी की जाती है बाय अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके तरफ से ये इंक्वायरी की जाती है। इसलिए इसको इस तरह का बनाया गया है कि उनको रिमूव करना आसान नहीं है, क्योंकि अगर रिमूवल आसान होगा easily they can be removed easily, then in that case what happen कि government will try to influence this कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस्ड ना हो, वो अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली काम करे, इसलिए ये किया गया है। ठीक है, एंड मोर ओवर वी नो दैट इन आवर country we have the problem of caste inequalities before इंडिपेंडेंस। हमारी जो सोसाइटी थी उसमें कास्ट इनइक्वालिटीज़ थी, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल था जिनके साथ बहुत ही इल ट्रीटमेंट होता था, अनइक्वल ट्रीटमेंट होता था। तो ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे दे वर वेरी मच अवेयर कि जो इस तरह के हमारे ग्रुप हैं जिनको कि अनटचेबल माना जाता था, लाइक जो दलित्स हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनको आगे लाना बहुत ज़रूरी था। और अगर हम ये चाह रहे हैं कि वो भी मेन स्ट्रीम में जुड़ करके साथ होकर के चले, तो उसके लिए उनको जो पब्लिक ब्यूरोक्रेसी है उसमें उनको जगह देना ज़रूरी था। और ये वो अपने मेरिट के बेसिस पे उनको वहाँ तक पहुँचना उस समय में बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। क्यों? क्योंकि जो जिस तरह का डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर होता था, जिसके अंदर उनको स्कूल तक जाने से रोका जाता था, तो वो बाकी लोगों के साथ compete करना उनको बड़ा मुश्किल होता। वो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू compete with other people of the society. So in order to give them a place in
these services, what was done by our constitution makers, that they have provided for reservation. ओके तो अब क्या है, हमारे यहाँ रिजर्वेशन की पॉलिसी मेन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन थे उसमें तो दलित्स और ट्राइबल्स, एससी एंड एसटी जिसको हम कहते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके लिए ही रिजर्वेशन की पॉलिसी अपनाई गई थी. बट आफ्टर दैट जो डेवलपमेंट्स हुए उसमें हम क्या देखते हैं कि जो ओबीसीज हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनको भी रिजर्वेशन की जो फैसिलिटी है वो दे दी गई मंडल कमीशन के थ्रू. मंडल कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया उसके रिकमेंडेशन को मानते हुए 1991 में इसको इम्प्लीमेंट करने का ऑर्डर आ गया था और ये 93 में इम्प्लीमेंट हो गई. तो ये मेन पर्पस यही है कि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है दैट शुड बी मोर रिप्रेजेंटेटिव, और जो सोशल इनइक्वालिटीज़ हैं दैट शुड नॉट कम इन द वे ऑफ रिक्रूटमेंट टू द सिविल सर्विसेज. ऐसा नहीं कि जो हमारे सोसाइटी के अंदर की प्रॉब्लम्स है उसके कारण एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है वो पिछड़ा रह जाए. एंड दिस इज द रीजन फॉर गिविंग रिजर्वेशन. सो द सेकेंड द अनदर पॉइंट इज रिजर्वेशन फॉर socially disadvantaged group. Okay, and now we will see the classification. जो सिविल सर्विसेज हमारे कंट्री में है उनका जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 3 क्लासिफिकेशन है. 3 तरह के अलग अलग तरह के सिविल सर्विसेज जो हैं वो हमारे यहाँ मौजूद हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज. ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि जो हमारे सिविल सर्विसेज हैं वो 3 तरह की हैं. पहली जो है वो है ऑल इंडिया सर्विसेज. And this example of all India services are IAS, Indian Administrative Services, है ना, IAS, and the another one is IPS, Indian Police Services. So these are the example of all India services. Then the next category of this civil services is central services. And the example of this central services are Indian Foreign Service, then Indian Revenue Service. So this is called Indian Foreign Service. IFS, then Indian Revenue Services, IRS. Okay, and the third category is state services. And under this state services comes the sales tax officers. So these are the 3 category of civil services, and we will discuss what is the how they are different from each other, what is the main feature of these different types of civil services. And now we see we have almost completed our chapter. Only this the difference between these services are
left, that will be discussed in the next class, and then we will discuss the question answer, which is the questions which are given at the end of the textbook. Those will be discussed, and some extra questions will also be discussed. So now we will meet in the next class and discuss the remaining matters.